अभिनव झा की इस अनोखी कक्षा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग देख रहे थे सीए फाइनल के डायरेक्ट टैक्स के सेलेक्टेड केसेस के बारे में अपनी चर्चा, जिसमें ये हमारा सेकंड वीडियो है। यहाँ पर सेलेक्टेड केसेस के बारे में चर्चा वापस से शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दे देना चाहता हूँ इन वीडियोज़ के बारे में। इन वीडियोज़ को सुनते वक्त में कुछ बातों का आपको ख्याल रखना है। इन वीडियोज़ को सुनते वक्त में मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप हेडफोन का इस्तेमाल करोगे ताकि आपका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा बना रहे। दूसरी और सबसे खास बात कि जैसे ही यहाँ पर मैं कोई केस को कंप्लीट करता हूँ, वैसे ही इमीडिएट आप पॉज करके एक बार उस केस को अच्छे तरीके से खुद से रीड करोगे। ठीक है, खुद से रीड करोगे एक बार। जैसे ही मैंने कंप्लीट करा वैसे ही खुद से एक बार रीड करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तब आपके दिमाग में केस लॉ आपके परमानेंट मेमोरी में बैठ जाएगा। तीसरी बात कि लिखने के लिए, मार्क करने के लिए और अंडरलाइन करने के लिए मैं आपको अलग से टाइम नहीं देने वाला। इसीलिए जैसे ही आपने कोई केस यहाँ पर डिस्कस किया हमने, ठीक है, उसको आपने खुद से रीड करना है और रीड करते वक्त जो कुछ भी लिखना है, मार्क करना है या अंडरलाइन करना है, वो आप कर लोगे। और एक बात कि अगर आप मुझे इन वीडियोस के रिस्पेक्ट में कुछ एडवाइस देना चाहते हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो। casabhinavjha@gmail.com पर आप मुझे मेल कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं अपने केस लॉस के बारे में डिस्कशन। स्टार्ट करने से पहले वापस से मैं यहाँ पर कुछ पिछले वीडियो के बारे में आपको करेक्शन करके बताना चाहता हूं, जो कि मेरा थोड़ा सा मिस्टेक था। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था एम वेंकटेश्वरा राव का केस, जिसका जजमेंट हम लोगों ने अनुपम उद्योग पटना हाईकोर्ट पर आधारित जजमेंट से लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको टी का मतलब बता दिया था गलती से, यहाँ पर तमिलनाडु, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पर हमारे स्टूडेंट अली खान और हैप्पी कार्तिक ने हमें नोटिस करवाया कि ये तेलंगाना है, तेलंगाना है। ठीक है, तो यह टी फॉर तेलंगाना, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश कोर्ट है। ये आपको याद रखना है। तो हम लोग यहाँ पर कहानी में कहाँ पर भाग गए थे, मैं और अनुपम खैर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश भाग गए थे। ठीक है, एम वेंकटेश्वरा राव के साथ बिजनेस करने के लिए। अब जहाँ तक बात करते हैं कि एक केस के बारे में मैंने आपको बताया था, करीमंगलम ऑन रिया पेंगल एमपीयू एमपीयू लिमिटेड। ठीक है, ये केस को भी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करवाया था। ठीक है, और उसके बाद शीला कृष्ण का केस हो गया, उसके बाद एसी भक्ति स्वामी वेदांत चैरिटेबल ट्रस्ट का केस जो था वो केस, ये तीन तीन केस का रेफरेंस लेते हुए मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो कि 6 महीने के अंदर में अगर 12AA का एप्लीकेशन, जो ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन का रजिस्ट्रेशन करने का एप्लीकेशन होता है, उसको स्पेसिफाइड 6 महीने के अंदर में अगर अप्रोप्रिएट अथॉरिटी उस एप्लीकेशन को डिस्पोज्ड ऑफ नहीं करता है, ठीक है, डिस्पोज्ड ऑफ नहीं करता है, तो ऐसी परिस्थिति में ऑटोमेटिक या फिर डीम्ड रजिस्ट्रेशन नहीं माना जा सकता है। ये मैंने आपको बताया था 2013 के जजमेंट के आधार पर, करीमंगलम ऑन रिया के केस के आधार पर। लेकिन आपके आरटीपी मई 2017 में, रिवीजन टेस्ट पेपर मई 2017 में, आरटीपी मई 2017 में एक केस डाला गया है, सुप्रीम कोर्ट का मामला, जो कि 22 फरवरी 2016 को पब्लिश किया गया। ये केस डाला गया है सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। इसके बारे में मैं आपको आरटीपी मई 2017 के केसेस को डिस्कस करते वक्त में बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर कहानी क्या थी, फिलहाल आपको मैं यहाँ पर जानकारी दे देना चाहूँ। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर केस उठा था मुजफ्फरनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी इलाहाबाद हाईकोर्ट का केस। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये केस मामला वापस से उठा था। यहाँ पर बोला गया था कि क्या अगर डिस्पोज ऑफ नहीं किया एप्लीकेशन को 6 महीनों के अंदर में अप्रोप्रिएट अथॉरिटी ने, तो क्या डीम्ड रजिस्ट्रेशन मान लिया जाएगा ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन का। तो फिर मुजफ्फरनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फुल बेंच के जजमेंट में बताया कि यहाँ पर हाँ, डीम्ड ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन मान लिया जाएगा। इन्होंने क्या क्या ग्राउंड लिया था उसको हम लोग आरटीपी के डिस्कशन के वक्त में जानेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको कंक्लूजन बता रहा हूँ कि अगर ये करीमंगलम का केस जो है वो ओवर रूल हो गया है, करीमंगलम का केस आपको ओवर रूल हो गया है, आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या एग्जाम में हमें करीमंगलम ऑन रिया पेंगल्स एमपीयू लिमिटेड का केस लिखना नहीं है रेफरेंस के लिए। जब इतनी मेहनत से याद किया हमने तो हमें लिखना नहीं है। एग्जैक्टली आपको एग्जाम में लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर आपका एनालिटिकल एबिलिटी चेक करता है। अगर आपने करीमंगलम के केस का भी रेफरेंस दिया, उसके बाद साथ में आपने ये सुप्रीम कोर्ट का भी मामला बताया, और एक चीज और, अगर हो सके तो 22 फरवरी 2016, ये डेट आप याद रख लो, 22 फरवरी 2016 का पब्लिकेशन डेट है सुप्रीम कोर्ट के इस केस का। और मुजफ्फरनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो ये मैं मेमोरी टेक्निक से आरटीपी के डिस्कशन करते वक्त में याद करवाऊंगा आपको इस केस का नाम। फिलहाल मैं आपको कंक्लूजन बता दूं कि अगर 6 महीने के अंदर में, जो स्पेसिफाइड डेट के 6 महीने के अंदर में अगर अप्रोप्रिएट अथॉरिटी
अथॉरिटी ने 12AA के ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन का रजिस्ट्रेशन का जो एप्लीकेशन था उसको डिस्पोज्ड ऑफ नहीं किया, तो डीम्ड या ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन मान लिया जाएगा। अब से 6 महीना एक्सपायर हो गया और आपने डिस्पोजल नहीं किया हमारे एप्लीकेशन का, तो हमारे ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन को हम डीम्ड या फिर ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन मान लेंगे। इसके बाद हम लोगों ने मीनाक्षी अम्मा इंडोमेंट ट्रस्ट का केस देखा था। अब हम लोग अपने केस लॉ की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारा अगला केस है खेतरी ट्रस्ट का केस। तो जैसा कि नाम से देखो यहाँ पर खेत है, इसीलिए मैंने यहाँ पर खेत दिखाया आपको, और खेत दिखाते के साथ मेरा फ्रेंड है राज और सिमरन, ठीक है, मेरे फ्रेंड है राज और सिमरन। अब मैंने इनका ब्रेन वॉश करके इनको नेगेटिव कैरेक्टर बना दिया। मतलब अब ये फिल्म में अगला फिल्म हम लोग बनाने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, इसमें ये लोग नेगेटिव कैरेक्टर हैं, यानी कि विलेन है, ठीक है। अब यहाँ पर अमरीश पुरी का नाम क्या था? राजा बहादुर सरदार सिंह। फिल्म में अमरीश पुरी का नाम राजा बहादुर सरदार सिंह था, ठीक है, क्योंकि ये अपने देशभक्त थे, बहुत बड़े देशभक्त थे ये। घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे गाना आपने सुना होगा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी देखते वक्त में। तो ये घर आ गए, यानी कि अपने देश में आ गए। अपने देश में जब ये आए तो इन्होंने सोचा कि अब ये लोग तो विलन बन चुके हैं, राज और सिमरन तो अच्छे इंसान है नहीं, तो इन्होंने मरने से पहले एक विल लिखा। उस विल में इन्होंने लिख दिया कि इनकी जितनी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, यानी कि जितने भी इनके खेत हैं और जितने भी इनका फॉरेन कंपनी का शेयर है इनके पास, वो सारे के सारे इमोल प्रॉपर्टी को और फॉरेन करेंसी के शेयर को इन्होंने अपने विल से खेतरी ट्रस्ट के नाम लिख दिया। अब इस पर राज और सिमरन को आ गया गुस्सा और उसने सिविल कोर्ट में जाकर इसको चैलेंज कर दिया, इस विल को चैलेंज कर दिया, ठीक है, इस विल को चैलेंज कर दिया। अभी आप सोच रहे होगे कि आप तो सिविल कोर्ट की कहानी सुना रहे हो, हमें सिविल लॉ की कहानी सुना रहे हो, इससे इनकम टैक्स का क्या लेना देना? इनकम टैक्स के मुद्दे पे हम लोग थोड़ी देर में आएंगे। देखो असेसिंग ऑफिसर हंस रहा है, इनकम टैक्स के मुद्दे में थोड़ी देर पे हम लोग आएंगे। तो ये विल को इन लोगों ने चैलेंज कर दिया, तो ये विल का लिटिगेशन जो है पेंडिंग था। सारी घटनाएं यहीं से हुई, इसका जन्म यहीं से हुआ। ये विल का लिटिगेशन जब पेंडिंग था उस वक्त सारी की सारी कहानी हुई। अब जहां तक हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर खेतरी ट्रस्ट वाले राजा बहादुर सरदार सिंह को बहुत प्यार करते थे, तो इन्होंने सोचा राजा बहादुर सरदार सिंह का मेमोरियल हॉल बनाया जाए, इनकी मूर्ति वगैरह बनाई जाए। इसीलिए ये खेतरी ट्रस्ट वाले, कहानी के दूसरे पहलू की हम लोग बात कर रहे हैं, खेतरी ट्रस्ट वाले ने बिजनेस एंटिटी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया होगा किसी बिजनेस एंटिटी से, उसको कुछ पैसे एडवांस में दिए, करीब 1,10,000 इनको एडवांस में दिया बिजनेस एंटिटी को। और बिजनेस एंटिटी ने यहाँ पर खेतरी ट्रस्ट के खेत में जाकर, ठीक है, खेत में जाकर मेमोरियल हॉल वगैरह सब बनाना चालू ही किया था कि बस ये जो राज और सिमरन को वापस से गुस्सा आ गया और उन्होंने बोला कि विल का अभी तक जजमेंट नहीं आया है, और इसने क्या किया, राज और सिमरन ने सिविल कोर्ट से जाकर यहां पर इस काम को रुकवा दिया, यानी कि स्टे ऑर्डर लेके चला आया। अब बिजनेस एंटिटी के पास 1,10,000 रुपया जमा रह गया खेतरी ट्रस्ट का, ठीक है। तो बिजनेस एंटिटी ने क्या बोला इनको, बिजनेस एंटिटी ने खेतरी ट्रस्ट वालों को बोला कि आप टेंशन ना लो, हम आपको ये जो 1,10,000 रुपया इसको हमारी जगह पर जमा मानो, तब तक जब तक ये केस का जजमेंट क्लियर नहीं आ जाता तब तक हम आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करते रहेंगे, ठीक है। अब मैं वापस से आपको जानकारी के लिए बता देना चाहूँ कि इस केस में क्या हुआ था, एग्जैक्टली इस केस में क्या हुआ था। तो इस केस में राजा बहादुर सरदार सिंह ने अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी और फॉरेन करेंसी का शेयर जो है वो खेतरी ट्रस्ट के नाम लिख दिया था। केस का ये पहला पहलू है। दूसरा पहलू क्या है कि ये जो खेतरी ट्रस्ट था वो राजा बहादुर सरदार सिंह के नाम का मेमोरियल हॉल बनवाने के लिए इसने एक बिजनेस एंटिटी को कुछ पैसे एडवांस दिए, लेकिन राज और सिमरन ने, यानी कि इन लोगों ने, इनके बच्चों ने, ठीक है, इनके बच्चों ने इसको चैलेंज कर दिया और स्टे ऑर्डर कर दिया, मतलब उस काम को भी रुकवा दिया। तो बिजनेस एंटिटी ने क्या बोला कि टेंशन ना लो, हम आपको खेतरी ट्रस्ट वालों, हम आपको आपका जो पैसा आपने हमारे पास डिपॉजिट करवाया है, एडवांस जो दिया है, उसके बदले में हम आपको ब्याज भी देंगे, इंटरेस्ट भी देंगे। अब ये कहानी खत्म होती है। अब आता है इनकम टैक्स के रिस्पेक्ट में मामला। ये असेसिंग ऑफिसर क्यों हंस रहा है वो अब आपको पता चलेगा। यहां पर असेसिंग ऑफिसर ने बोला, असेसिंग ऑफिसर ने ये खेतरी ट्रस्ट का प्रीवियस ईयर में जो 11-12 का एग्जेम्पशन होता है वो डिनाई कर दिया। असेसिंग ऑफिसर ने बोला कि सेक्शन नंबर 13(1)(d) एंड 11(5) को अगर साथ में रीड करते हो तो ऐसे में पता आपको चलेगा कि जो ट्रस्ट होती है वो फॉरेन कंपनी का शेयर होल्ड नहीं कर सकती है, फॉरेन कंपनी का शेयर होल्ड नहीं कर सकती है। पहला ग्राउंड बताया। दूसरा बोला गया कि जो बिजनेस एंटिटी
इसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया है, और इन्वेस्टमेंट करना बिजनेस एंटिटी में जिसके बदले में आपको ब्याज दे रहा है बिजनेस एंटिटी, ठीक है, यहां पर 11(5) इसका परमिशन नहीं देता है, 11(5) जो होता है वो परमिशन नहीं देता है। ये दो ग्राउंड बताते हुए यहां पर प्रीवियस ईयर का 11/12 का जो एग्जम्पशन होता है ट्रस्ट का, उसको असेसिंग ऑफिसर ने डिनाई कर दिया देने से। अब ये मामला चला गया दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली में मान लो ये खेत है, ठीक है, ये राजा बहादुर सरदार सिंह दिल्ली आ गए थे, ठीक है, पंजाब नहीं आए थे, दिल्ली आए थे, ठीक है, दिल्ली का ये केस है, दिल्ली का मामला है। अब यहाँ पर क्या हुआ, मामला दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचा। दिल्ली हाई कोर्ट ने असेसिंग ऑफिसर को जोर की फटकार लगाई और बोला इतना मत हंसो, आपके पास दिमाग नाम की क्या चीज़ है। तो इसने बोला क्यों, क्या हुआ, मैं तो दोनों ग्राउंड जो बता रहा हूँ वो सही बता रहा हूँ। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको कहा कि फॉरेन करेंसी का शेयर जिसका ग्राउंड आप ले रहे हो इसके बारे में पहले कहा कि जब सिविल कोर्ट का जो केस है, ठीक है, वो पेंडिंग है, उसका लिटिगेशन जो है अब तक उसका जजमेंट आया नहीं है, वो पेंडिंग है। तो आप जब तक सिविल कोर्ट का प्रोबेट और अफर्म नहीं हो जाता है कि विल जो है जेन्युइन है, तब तक आप ये नहीं बोल सकते हो कि ट्रस्ट का लीगल राइट है फॉरेन करेंसी के शेयर पर। आप ये नहीं बोल सकते कि ट्रस्ट का लीगल राइट है इस राजा बहादुर सरदार सिंह के फॉरेन करेंसी शेयर पर, इसीलिए आप ये ग्राउंड तो ना ही लो तो अच्छा है, ये ग्राउंड नहीं ले सकते हो। तो फिर असेसिंग ऑफिसर बोला कि सर हमारा दूसरा ग्राउंड तो एकदम वैलिड है, 11(5) का वायलेशन हुआ है, इसने गलत तरीके से बिजनेस एंटिटी में इन्वेस्टमेंट किया है। तो फिर हाईकोर्ट ने बोला, दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला कि जहां तक एडवांस दिया है बिजनेस एंटिटी को, वो तो 11(5) का वायोलेशन नहीं ही माना जा सकता है, क्योंकि ये एडवांस दिया है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। बिजनेस एंटिटी से काम करवाने के लिए उसको एडवांस दिया था, ना कि इन्वेस्टमेंट किया था। अब सिर्फ इंटरेस्ट ले रहा है बदले में, या इंटरेस्ट उसको दे रही है, इस ग्राउंड पर आप नहीं बोल सकते हो कि 11(5) का वायोलेशन हो रहा है। इसका मतलब एग्जम्पशन को 11(12) में डिनाई यहां पर नहीं किया जा सकता है, ऐसा कंक्लूजन हुआ। ठीक है, तो मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको बताया कि राजा बहादुर सरदार सिंह ने अपने विल से पूरी मूवेबल प्रॉपर्टी और फॉरेन करेंसी का शेयर खेतरी ट्रस्ट के नाम कर दिया था, लेकिन विल का लिटिगेशन जो है वो पेंडिंग था कोर्ट में। उसी दौरान जो ट्रस्ट का ट्रस्टी था उसने किसी बिजनेस एंटिटी को 1,10,000 रुपया एडवांस दिया था राजा बहादुर सरदार सिंह की मूर्ति बनाने के लिए और मेमोरियल हॉल बनवाने के लिए। ठीक है, उस पर राज और सिमरन ने क्या किया था, स्टे ऑर्डर ले आया था, कोर्ट का स्टे ऑर्डर ले आया था। अब जहां तक असेसिंग ऑफिसर ने प्रीवियस ईयर का जो 11/12 का एग्जम्पशन था वो ट्रस्ट का डिनाई कर दिया, ये बोलते हुए कि फॉरेन करेंसी का शेयर आप हेल्ड नहीं कर सकते और बिजनेस एंटिटी में इन्वेस्टमेंट करना भी मना है। तो हाईकोर्ट ने यहां पर बोला कि फॉरेन करेंसी का शेयर हेल्ड किया हुआ नहीं माना जा सकता है जब तक सिविल कोर्ट में प्रोबेट एंड अफर्म नहीं कर दिया जाता है कि विल जेन्युइन है। ठीक है, आप नहीं बोल सकते हो कि कोई लीगल राइट है ट्रस्ट का फॉरेन कंपनी के शेयर पे। और दूसरी बात, जहां तक एडवांस दिया बिजनेस एंटिटी को तो उसका कंडीशन वायोलेशन नहीं माना जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो एडवांस है। ठीक है, तो इस बात पर कंक्लूजन दिया कि 11/12 का एग्जम्पशन इन दोनों ग्राउंड पे डिनाई नहीं किया जा सकता है और दोनों ग्राउंड को खारिज कर दिया दिल्ली हाईकोर्ट ने। अब हम लोग बात करते हैं रामोजी फाउंडेशन के बारे में। रामोजी फाउंडेशन के केस के बारे में बात करते हैं। हमारे कुक है, हमारे कुक का नाम रामोजी है। ठीक है, और फिल्मों में भी अक्सर आपने देखा होगा रामू काका का रोल या तो ये करते हैं या फिर ये करते हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये जो रामू काका थे ये फाउंडेशन में पढ़ते थे, मतलब ये फाउंडेशन यानी कि जिसको आप सीपीटी बोलते हो आज के डेट में, वो सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे रहे थे लेकिन उनका क्लियर ही नहीं हो रहा था, तो इन्होंने सीए छोड़ दिया और चले गए फिल्मों में काम करने के लिए। वैसे तो ये बड़े पैसे वाले थे, बड़े रईस थे, लेकिन इनको फिल्मों में अच्छा काम नहीं मिल रहा था तो इनको नौकर का रोल करना पड़ रहा था, इसीलिए इनको रामू काका बुलाया जाता था। ठीक है, तो ये आपका रामोजी फाउंडेशन का केस है। और ये ना जो हमारे यहाँ जो रामोजी कुक हैं हमारे, ठीक है, उनका एक आंख खराब है, मतलब एक आंख से अंधे हैं। एक आंख से हमारे रामोजी काका जो हैं, ठीक है, वो एक आंख से अंधे हैं, यानी कि वो अंधे हैं को हम लोग आंध्र बोले, आंध्र प्रदेश। रामोजी काका एक आंख से अंधे हैं यानी कि आंध्र प्रदेश। तो ये आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का जजमेंट है। मैं यहाँ पर न केवल केस लॉ के नाम बल्कि आपके एसोसिएशन मेथड से आंध्र प्रदेश जो आपका कोर्ट होता है उसका भी नाम याद करवाने की कोशिश करता हूँ। शायद आपको एग्जाम में अगर क्लिक कर जाए तो आपको बैठे बिठाए उसका फायदा मिल जाएगा। तो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का ये मामला है। अब यहाँ पर ये केस को पढ़ने के बाद आपको लगेगा जैसे मानो कि सिविल कोर्ट का कहानी ही नहीं, मतलब ये आपका इनकम टैक्स का कहानी ही नहीं है। ये तो जैसे लगता है कि सिविल लॉ हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिला एवं सत्र न्यायालय, ठीक है, जो पीछे लिखा हुआ है ना आपका जॉली LLB 2 वाला। ठीक है, तो ये सिविल कोर्ट का मामला आपको लगेगा, पढ़ने के बाद लगेगा कि ये तो सिविल कोर्ट का मामला है। अब जहां तक बात करते हैं कि ये जो बहुत अमीर थे तो उन्होंने अपने पैसे का क्या किया,
रामोजी काका ने अपने सारे के सारे पैसों का क्या किया, वो क्या किए, उन्होंने एक ट्रस्ट बना दिया, यानी कि वो सेटलर बन गए। सेटलर बनने के बाद यहाँ पर ट्रस्टी यानी कि मैनेजर अपॉइंट कर दिया और उस ट्रस्टी या मैनेजर को जिम्मेदारी सारे ट्रस्ट को संभालने की दे दी, और साथ में उनको रिटर्न में ये भी अलाउ कर दिया कि अगर आप कुछ कंडीशन को पूरा करते हो तो ये जो ट्रस्ट का ऑब्जेक्ट क्लॉज है उसको मॉडिफाई कर सकते हो। यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन बता दिया कि ये कंडीशन को पूरा कर दो तो आप हमारे जो ट्रस्ट हैं उसका ऑब्जेक्ट क्लॉज को मॉडिफाई कर सकते हो। अब पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। मैंने यहाँ पर रामोजी की कहानी से आपको कुछ केस का बैकग्राउंड फॉर्म करने की कोशिश की। अब सवाल यहाँ पर क्या उठता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। अब सवाल उठता है कि एक आपका जो सिविल लॉ मतलब जो आपका ट्रस्ट डीड होता है उसको अमेंड करने का क्या तरीका होता है, उसको अल्टर करने का। ट्रस्ट डीड को अगर आप अल्टर करना चाहते हो, ठीक है, ट्रस्ट डीड को अगर आप अल्टर करना चाहते हो तो उसका क्या तरीका होता है। उसके दो तरीके होते हैं। सिविल कोर्ट का उसके लिए अप्रूवल चाहिए होता है, सिविल कोर्ट का अप्रूवल चाहिए होता है। दूसरा तरीका होता है कि सेटलर यानी कि ट्रस्ट बनाने वाला जो ये रामोजी है, जो सेटलर होता है वो कर सकता है, सेटलर कर सकता है। ये जो आपका सेटलर है वो सेटलर कर सकता है। अब जहाँ तक बात करते हैं कि ये जो सेटलर जो होता है यहाँ पर क्या किया, इसने खुद ना करके वो ट्रस्टी को टर्म एंड कंडीशन बता दिया कि ये कंडीशन को पूरा करो तो आप यहाँ पर ट्रस्ट डीड को अल्टर कर सकते हो, यानी कि मॉडिफाई कर सकते हो। यहाँ पर सवाल क्या उठा कि ट्रस्टी को अल्टरेशन करना जब आपने अलाउ कर दिया, ट्रस्टी को अल्टरेशन करना जब अलाउ कर दिया ऑब्जेक्ट क्लॉज को, तो ऑब्जेक्ट क्लॉज को अल्टर करने के लिए सेटलर के परमिशन के बावजूद भी क्या सिविल कोर्ट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। सवाल ये उठा कि सेटलर के टर्म एंड कंडीशन को पूरा करने के बावजूद भी क्या सिविल कोर्ट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर सवाल क्या उठा, इज द अप्रूवल ऑफ सिविल कोर्ट मैंडेटरी फॉर अमेंडमेंट ऑफ ट्रस्ट डीड इवन इन ए केस वेयर द सेटलर हैज गिवन पावर टू ट्रस्टी टू अल्टर द ट्रस्ट डीड। ठीक है, आपको पावर दिया गया है उसके बावजूद भी। तो यहाँ पर ये मामला गया आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के पास। ये मामला आपका कहाँ पे चला गया, ये मामला गया आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के पास। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने बोला, ऑब्जर्व किया, पहली बात ऑब्जर्व की कि सेटलर जो होता है उसके पास पावर होता है, सेटलर के पास पावर होता है कि वो ट्रस्टी को अलाउ कर दे ट्रस्ट डीड को अमेंडमेंट करने के लिए। ठीक है, दूसरी बात उसके पावर के बारे में देख लिया। दूसरी बात कि जो यहाँ पर बोलता है कि अगर सेटलर का पावर को ना यूज करके डायरेक्ट अगर ट्रस्ट डीड के ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज करना है तो उस सिचुएशन में सिविल कोर्ट का आपको अप्रूवल लेना पड़ता है, सिविल कोर्ट का अप्रूवल लेना पड़ता है। मतलब कि सिविल कोर्ट में अप्रोच किए बिना अगर मान लो कि पावर दिया गया है ट्रस्टी को अमेंडमेंट करने का सेटलर के द्वारा, तो वो अमेंडमेंट कर सकता है सब्जेक्ट टू कंडीशन कि जो भी टर्म एंड कंडीशन आपको बताए गए हैं ट्रस्टी साहब उसको आप पूरा करो। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपका जजमेंट लिया गया। जस्ट एक बार आप इसको रीड कर लो। अब हम लोग बात करते हैं हमारे अगले चैप्टर के बारे में। तो हम लोग बात करते हैं हमारे अगले केस के बारे में। ये आता है आपका शंकर कृष्णन का केस। शंकर कृष्णन का केस, तो मेरा एक दोस्त है, ठीक है, उसका नाम है शंकर कृष्णन, उसका नाम है शंकर कृष्णन। वो ये शंकर माधवन का बहुत बड़ा फ़ैन था। इसको अच्छे अच्छे हिट गाने गाते हुए देखकर उसका भी बड़ा मन किया कि वो म्यूज़िक सीखे। ठीक है, तो वो अपनी सीए की पढ़ाई छोड़कर दिल्ली स्कूल ऑफ म्यूज़िक ज्वाइन कर लिया। वहाँ पर उसने म्यूज़िक सीखना स्टार्ट कर दिया। लेकिन शंकर कृष्णन का म्यूज़िक में उसको सफलता मिल ही नहीं रही थी। उसको कोई गाने वाने नहीं मिल रहे थे, उसको कोई ब्रेक नहीं मिल रहा था। तो वो बेचारा बड़ा परेशान हो गया और वो चला गया बॉम्बे। वो कहाँ पर चला गया, बॉम्बे चला गया। क्यों चला गया बॉम्बे वो, तो वो जॉब करने के लिए चला गया। बॉम्बे जाते के साथ उसको बढ़िया जॉब मिल गई, बढ़िया जॉब मिल गई। और सिर्फ बढ़िया जॉब नहीं मिली, उसको यहाँ पर रेंट फ्री एकोमोडेशन भी मिल गया। ये देखो पीछे उसका घर दिखाई दे रहा होगा। उसको यहाँ पर रेंट फ्री एकोमोडेशन भी एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, अब इस बात की कहानी में आता है असेसिंग ऑफिसर का रोल। असेसिंग ऑफिसर अचानक आया। असेसिंग ऑफिसर ने बोला कि ये जो रेंट फ्री एकोमोडेशन आपको मिल रहा है उस पर आपका नेशनल इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाएगा जो आपके एम्प्लॉयर ने सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है। अब ये जो घर लेने के लिए इसके एम्प्लॉयर ने, शंकर कृष्णन के जो एम्प्लॉयर थे उसने ₹30 लाख डिपॉजिट किया था। 30 लाख डिपॉजिट किया था, इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट किया था 30 लाख रुपया ये वाले घर को रेंट पे लेने के लिए। ये वाला घर को रेंट पर लेकर 30 लाख रुपया डिपॉजिट देकर शंकर कृष्णन अपने एम्प्लॉय को दे दिया रहने के लिए। ठीक है,
ये वाला घर। अब जहाँ तक बात करते हैं कि इस घर में जो 30 लाख रुपया दिया तो आपका परक्विजिट के बोलकर चार्जेबल किया जाता है, रूल नंबर 3 में बताया गया है, इनकम टैक्स रूल के रूल नंबर 3 में बताया गया है। अब रूल नंबर 3 क्या बोलता है? रूल नंबर 3 बोलता है कि जो रेंट फ्री एकोमोडेशन अगर दिया जाएगा एम्प्लॉय को तो उसके परक्विजिट में ऐड होगा जो अमाउंट एक्चुअली पे किया जाता है रेंट बोलकर, या फिर 15% ऑफ सैलरी। ठीक है, जब ये केस आया था तब 10% ऑफ सैलरी था, लेकिन अभी 15%, तो यहाँ पर पेड और पेबल जो एक्चुअली है और 15% ऑफ सैलरी, जो भी दोनों में लोअर होता है, ऐसा इनकम टैक्स का रूल नंबर 3 बोलता है, ऐसा इनकम टैक्स का रूल नंबर 3 बोलता है। अब यहाँ पर बात आई कि ये तो आपका रेंट फ्री एकोमोडेशन के बारे में बोलता है, मतलब रहने के लिए जो भाड़ा दिया जाता है उसके रिस्पेक्ट में बोलता है परक्विजिट में ऐड किया जाएगा। अब असेसिंग ऑफिसर ने यहाँ पर एक अलग ही सवाल खड़ा कर दिया। असेसिंग ऑफिसर ने बोला कि जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट किया गया है 30 लाख रुपया का लैंडलॉर्ड के पास, ठीक है, उसका जो नॉशनल इंटरेस्ट बनता है, नॉशनल इंटरेस्ट जो बनता है उसका रेट बताया गया, जो आपका उस वक्त रेट चल रहा था 10% के हिसाब से, रूल नंबर 3 के हिसाब से। तो यहाँ पर बोला गया कि भाई इसका नॉशनल इंटरेस्ट भी परक्विजिट में ऐड होगा, न केवल किराया बल्कि नॉशनल इंटरेस्ट भी परक्विजिट में ऐड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सवाल क्या उठता है कि कैन नॉशनल इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी डिपॉजिट गिवन टू लैंडलॉर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ रेसिडेंशियल प्रीमाइस टेकन ऑन रेंट बाय एम्प्लॉयर, ठीक है, एंड प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉई बी इंक्लूडेड इन द परक्विजिट वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन गिवन टू एम्प्लॉई। ठीक है, ये सवाल उठता है। तो यहाँ पर मामला गया बॉम्बे हाईकोर्ट के पास, तो इसीलिए मैंने आपको बॉम्बे की फोटो दिखाई है और शंकर महादेवन से शंकर कृष्णन के बारे में बताया है। ये केस आपका सैलरी के रिस्पेक्ट में केस होता है। तो अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि हाईकोर्ट ने यहाँ पर ऑब्जर्व किया, बॉम्बे हाईकोर्ट ने, उसने रूल नंबर 3 को देखा। रूल नंबर 3 में बोला गया है कि रेंट फ्री एकोमोडेशन पर परक्विजिट बोलकर ऐड किया जाएगा 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल पेड और पेबल विच एवर इज लोअर, परक्विजिट बोलकर एम्प्लॉई के खाते में ऐड किया जाएगा और अकॉर्डिंगली टैक्स चार्ज किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड चीज हाईकोर्ट ने यहाँ पर ऑब्जर्व की, सेकेंड बात हाईकोर्ट ने यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि हाईकोर्ट जो होता है, मतलब ये जो ऑब्जर्व क्या किया कि आपका रेंट फ्री डिपॉजिट यहाँ पर किया जा रहा है, मतलब इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट, जो भी डिपॉजिट दिया जा रहा है वो इंटरेस्ट फ्री है। तो इंटरेस्ट तो ना उधर से बैठ रहा है ना इधर से बैठ रहा है। ऐसी सिचुएशन में इंटरेस्ट पर परक्विजिट बोलकर ऐड करना गलत होगा, क्योंकि ना रूल नंबर 3 बोलता है ना अदरवाइज यहाँ पर इंटरेस्ट दिया जा रहा है डिपॉजिट के रिस्पेक्ट में। तो ये आपका शंकर कृष्णन का केस था। अब हम लोग बात करते हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल का केस, दिल्ली पब्लिक स्कूल का केस। ठीक है, अब ये डायरेक्टर दिल्ली पब्लिक स्कूल, ये केस का पूरा नाम यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर आगे में आप लिख लो डायरेक्टर। ठीक है, डायरेक्टर। तो मनमोहन सिंह नाम का मेरा एक जान पहचान के व्यक्ति हैं, मनमोहन सिंह। ऑब्वियसली मनमोहन सिंह को तो आप जानते ही होंगे, लेकिन ये वो वाले मनमोहन सिंह नहीं है जिसको आप जानते हो। ये पंजाब के डायरेक्टर हैं फिल्म के। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है मनमोहन सिंह, ध्यान से देखो। तो ये मनमोहन सिंह डायरेक्टर की कथा यहाँ पर आती है। ठीक है, ये पंजाबी मूवी बनाते हैं। इनका बच्चा जो था वो दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ता था, दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ता था। तो डायरेक्टर दिल्ली पब्लिक स्कूल का केस है ये, और पंजाब के डायरेक्टर हैं, यानी कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का मामला है, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का मामला है ये। अब यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर सवाल क्या उठा। ये जो डायरेक्टर जो है ये मेरा दोस्त है। ये कौन है? डायरेक्टर मेरा दोस्त है। एक दिन बड़ी रात में इसने मेरे को कॉल किया। ठीक है, बोला कि भाई सीए दोस्त, सीए दोस्त, ये मुझे सीए दोस्त बोल के बुलाता है। ठीक है, तो इसने मुझे सीए दोस्त बोल के कॉल किया। मैं डर गया, क्या बात है भाई, इतनी रात को कॉल किया है तुमने? तो उसने बोला मुझसे, ये जो आपके डायरेक्टर थे, दिल्ली डायरेक्टर जो थे, फिल्म डायरेक्टर हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ से आपको वर्ड याद रखना है, डायरेक्टर। ठीक है, तो इसने बोला कि यार मेरा बेटा जो है वो दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ता है, मेरा बेटा जो है वो दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ता है, और मैं अपने एम्प्लॉई को दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ाने के खर्चे देता हूँ, दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ाने के खर्चे देता हूँ। अब मेरे दिमाग में ये सवाल उठ रहा है कि जो रूल नंबर 3 का सब रूल 5 बोलता है, रूल नंबर 3 का सब रूल 5 क्या बोलता है? रूल नंबर 3 का सब रूल 5 बोलता है कि एम्प्लॉई के बच्चे को पढ़ाने के लिए जो कॉस्ट बियर किया जाता है या फिर जो फीस की वैल्यू होती है, ठीक है, अगर वो 1000 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड, 1000 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड से कम है या फिर 1000 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड तक है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको डिडक्शन मिल जाएगा, मतलब परक्विजिट में ऐड नहीं किया जाएगा, एम्प्लॉई के परक्विजिट में ऐड नहीं किया जाएगा। अब इसने बोला कि मैं अपने एम्प्लॉई के बच्चों पर तो ज़्यादा खर्चा करता हूँ, मान लो 5000 रुपया पर मंथ
पर चाइल्ड खर्चा करता है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या 1000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, 1000 पर मंथ पर चाइल्ड का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा? तो सवाल ये उठता है, मतलब यानी कि क्या केवल 4000 पर मंथ पर चाइल्ड ऐड किया जाएगा परक्विजिट में, या फिर पूरा का पूरा 5000 ऐड किया जाएगा? सवाल ये उठा कि ये ऐड किया जाएगा परक्विजिट में या फिर पूरा का पूरा एम्प्लॉय के परक्विजिट में ऐड किया जाएगा। ठीक है, सवाल बड़ा गंभीर था, इसीलिए मामला चला गया पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट तक। तो यहां पर हमने क्या देखा इशू, कैन द लिमिट ऑफ 1000 पर मंथ पर चाइल्ड बी अलाउड एज स्टैंडर्ड डिडक्शन while computing the perquisite value of free or concessional education facilities provided to the employee by the employer। ठीक है, तो सवाल ये उठा। अब जहां तक बात करते हैं हाईकोर्ट ने यहां पर क्या बोला, हाईकोर्ट ने यहां पर वापस से स्टडी की रूल नंबर 3(5) की, जो भी रूल मैं बताता हूं वो इनकम टैक्स रूल है। ठीक है, रूल नंबर 3 सबसेक्शन सब रूल 5, ठीक है, उसमें इनकम टैक्स रूल का यहां पर हाईकोर्ट ने देखा कि स्टैंडर्ड डिडक्शन बोलकर यहां पर कोई कंसेप्ट ही नहीं है, स्टैंडर्ड डिडक्शन बोलकर यहां पर कोई कंसेप्ट ही नहीं है। दूसरा, हाईकोर्ट ने और एक बात देखी कि अगर एम्प्लॉय का खुद का स्कूल है तो फिर कॉस्ट, नहीं तो अदरवाइज जो एम्प्लॉय को वैल्यू चुकानी पड़ रही है वो वैल्यू। ठीक है, अगर मान लो कि 1000 पर मंथ पर चाइल्ड से कम होगा तो पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड होगा। ठीक है, 1000 पर मंथ पर चाइल्ड से लेस होगा तो फुल का फुल आपका एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, परक्विजिट में कुछ भी ऐड नहीं होगा। लेकिन अगर अबव होगा तो ऐसी सिचुएशन में पूरा का पूरा जो है वो परक्विजिट मान लिया जाएगा, मतलब कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह का यहाँ पर कंसेप्ट ही नहीं होता है।